पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिसंबर की इस सर्द सुबह में गर्म जोशी के साथ हम सभी देखने वालों का और नाजरीन का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम के एक और शुमारे को आपके मेज़बान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर। नाज़रीन, धीरे धीरे हम अब इस साल के आखिरी माह की तरफ चल रहे हैं, आखिरी माह में दाखिल हो गए हैं। आज दिसंबर की पहली तारीख है और 2020 के बारे में आम लोगों की राय ये है कि अगर ये साल ना ही याद किया जाए तो बेहतर है। इसको हम अपनी मेमोरी से इरेज़ करना चाहते हैं। लेकिन वहीं हम गौर से देखें तो ये साल जहाँ तल्ख़ रहा, जहाँ डिफ़िकल्टीज़ रहीं, चैलेंजेस रही, वहीं हमने बहुत कुछ इस साल में सीखा भी। वो कहते हैं ना कि सबसे तल्ख़ तजुर्बे सबसे ज़्यादा नसीहत आमोज़ और सबक आमोज़ होते हैं। जहाँ हमने लोगों को सफ़र करते देखा, जहाँ हमने लोगों को इस बीमारी से मुतासिर होते देखा, काफ़ी सारे लोग अज़जान हुए, लेकिन वहीं कुछ नई चीज़ें भी हमने सीखी। हमने सीखा कि ज़िंदगी जो है ये एक आब रवां है, इसमें कहीं वक्फ़ा आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, लेकिन इसकी रवानी को कोई नहीं रोक सकता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मरहले पे हैं वक्त के कि हमने अक्सर व बेशतर जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसको रिज्यूम कर लिया है। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि आज भी आने वाला वक्त जो है हमारे लिए आसानियों भरा हो, हमारे लिए उसमें खुशियाँ हो, शादमानियाँ हों, क्योंकि अब काफ़ी हमने सफ़र कर लिया। खैर नाज़रीन, आप जानते हैं कि DDC पोल्स का अमल जो है वो जारी है। पहले मरहले के तहत वोटिंग हो गई है, अब दूसरे मरहले के तहत आज वोट्स डाले जाएंगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। इस बारे में भी हम तफसीलन आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह हम आप तक कुछ अपडेट्स पहुँचाते हैं। अपडेट्स पहुँचाने के लिए रुख करता हूँ अपनी साथी मेज़बान का। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, मेरे साथ रहेंगी फ़रा ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम अमान, आदाब नाज़रीन, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग J&K के आज के ताज़ा शुमारे में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। दोस्तों, एक बात शेयर करना चाहूँगी कि इंसान जो है सारी उम्र 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और वो 3 चीज़ें ये होती हैं कि वो चाहता है उसका नाम ऊंचा हो, उसका लिबास जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, और उसका मकान जो है वो भी अच्छा खासा हो। लेकिन देखिए कि वफ़ात के बाद या जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो ये तीनों चीज़ें कैसे बदल जाती हैं कि उसका नाम मरहूम हो जाता है, उसका लिबास कफन बन जाता है, और उसका मकान जो है वो कब्र हो जाता है। ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत। जी बिल्कुल। तो इस ख्याल के साथ आपको जो है छोड़ते हैं कि आप इस पे गौर व फिक्र करें, और हम आपको जानकारी दिए जाते हैं प्रोग्राम में मौसम और ट्रैफिक अपडेट के हवाले से। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रिकॉर्ड करने के इम्कानात हैं। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रिकॉर्ड होने के इम्कानात हैं। जी, और इसी के साथ साथ ट्रैफिक अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। आज कौमी शाहरा जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर लाइट मोटर व्हीकल्स यानी छोटी गाड़ियां जो हैं उन्हें जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त है, और इसी के साथ साथ जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स हैं या लोड कैरियर्स वगैरह हैं जो उधमपुर में स्ट्रैंडेड हैं, उन्हें भी श्रीनगर आने की इजाज़त है।
बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा। आज 1 दिसंबर है, आप भी जानती हैं। आलमी सतह पे इसको वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे मनाया जाता है। जी। जहां हम एक ग्लोबल पैंडमिक में इस वक्त उससे जूझ रहे हैं, वहां एक और एपिडेमिक है बिल्कुल। जो लोगों को मुतासर कर रहा है। तो आज के दिन यही इस दिन का पैगाम होता है कि एड्स के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में जगाई जाए, लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि भले ही इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन पे इसको बेहतर तरह से मैनेज किया जा सकता है और लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। और ऐसे मुतासरा मरीज़ जो हैं उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोग जो है काम करते हैं। खैर, दिसंबर का महीना, और हम जानते हैं कि इसमें चिले कलान भी आता है जो कि शदीद सर्दी लेकर आता है, और काफ़ी लोगों को मुश्किलात दरपेश रहती हैं। लेकिन वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि दे आर ऑल गियर्ड अप फॉर दिस विंटर। जो विंटर में एडवर्सिटीज़ हैं उनके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। खैर, उम्मीद यही करते हैं कि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो, लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जब तक उन्होंने कहा है कि वी आर ऑल गियर्ड अप, हम भी प्रोग्राम में गियर अप होते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आप तक पहले पहुँचाते हैं मौसीकी की ये सौगात, अख म्यूठ तो मुदर खूबसूरत कशर बथ बोजो या शाइस्ता अहमद जी ने आवाज़ में तम पत करो पन्निस मेहमानों से मुलाकात। बहलाल वंदैला बनचाल जुदाई, बहलाल वंदैला बनचाल जुदाई, बहसास मलिने बहसास मलिने करे कास गदई, बहलाल वंदैला बनचाल जुदाई, बहलाल वंदैला बहलाल वंदैला। कसबा पनन दाय कमिस हवा दिल क्या, कमिस हवा दिल क्या, कसबा पनन दाय कमिस हवा दिल क्या, यस सुर ओ संवाद तमीज, यस सुर ओ संवाद तमीज, छमनो वफाई, बहसास मलिने रही, बहसास मलिने रही करे कास गदई, बहलाल वंदैला बनचाल जुदाई, बहलाल वंदैला बहलाल वंदैला। गुतरुंत बनन बोझ कथा कसन बनीता, कस बनीता, गुतरुंत बनन बोझ कथा कसन बनीता, जानंत बनन सा
वंदेला बन चाल जुदाई बहलाल वंदेला बहलाल वंदेला आजाद ये कस संग दिलास गई का गई का आजाद ये कस संग दिलास गई का पुष्पुच रावाचन सदै जा फिरई बहसास मलिने रई बहसास मलिने रई kai kas gadai बहलाल वंदेला बन चाल जुदाई वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के जो हम हर दिन हर सुबह आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं जिसमें पहले मरहले के तहत 28 नवंबर को वोट डाले गए। आज दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और 7 बजे से ये अमल शुरू होगा और 2 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। खैर, ये डीडीसीज़ का क़याम जब से अमल में लाया गया तब से, और हम ये भी जानते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी क़याम अमल में लाया गया और ये पहली बार इस किस्म के अपनी नवीयत के पहले इंतखाबात का इनकाद कर रहे हैं। तो ये डीडीसी इलेक्शंस को कैसे तरतीब दिया गया, फ़ेज़ेस किस तरह से बनाए गए, किस फ़ेज़ में किस इलाके में वोट्स डलेंगे, इसके बारे में किस किस्म की कंसिड्रेशंस थी, और जो ये डीडीसीज़ का क़याम है ये कैसे बेटर गवर्नेंस को या रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को इंश्योर करेगा, इन चीज़ों के बारे में हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए एक वेटरन सीनियर ब्यूरोक्रेट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा जी and Lieutenant Governor Manoj Sinha ji, and currently the State Election Commissioner of J&K and the first State Election Commissioner of J&K, जनाब केवल कुमार शर्मा जी आज हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं। वी वेलकम यू टू द प्रोग्राम सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। इट्स एन ऑनर, फीलिंग वेरी शुक्रिया, हैप्पी टू होस्ट यू टुडे इन आवर प्रोग्राम। सर, आपकी जो मनसबी ज़िम्मेदारियां हैं या जो मनसबी सरगर्मियां हैं उनके बारे हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं, योर इनिशिएटिव्स, योर स्टेप्स, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह का है कि हम थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में भी अपने मेहमान से बात करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ। आप कहाँ से हैं, आपकी तालीम व तरबियत कहाँ हुई और एडमिनिस्ट्रेशन में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक तहसील है बिलावर, उसमें एक गांव है छोटा मुनी, तो वहाँ पर मैं पैदा हुआ। हाई स्कूल हमने बिलावर में किया, 11th जम्मू में गवर्नमेंट गांधी GGM साइंस कॉलेज में, और उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने ली यहाँ से हज़रत बल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर से, REC। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। वहाँ से फिर ये शुरू से इंटरेस्ट था कि कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड काम करना चाहिए जीवन में, तो IAS के बारे में हमने सुन रखा था, तो एक बड़ी बात थी। लेकिन दिल्ली में जाके बाकी काफ़ी लोग उस समय दिल्ली में एग्ज़ाम लिख रहे थे, अभी भी लिखते हैं बहुत लोग जो आते हैं डिफरेंट स्टेट से जी। तो 83 में मैं IAS में आ गया। तो उसके बाद में हमारा ये काडर होता है IAS में,
सो जम्मू कश्मीर की मैंने चॉइस दी थी फर्स्ट, लेकिन मुझे दूसरी चॉइस मिली। एक यूनियन टेरिटरीज़ का एक कंबाइंड कार्डर है, तो यूनियन टेरिटरीज़ कार्डर मिला और उसके बाद मेरी पोस्टिंग एक के बाद दूसरी कहीं कहीं होती रही। गोवा से शुरुआत हुई, लक्षद्वीप आइलैंड में गया, फिर दिल्ली में, फिर गोवा में, फिर विदेश में चला गया यूनाइटेड नेशंस में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर दिल्ली। तो फाइनली मैं चीफ सेक्रेटरी दिल्ली था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन MHRD। और उसके बाद में जब सेवानिवृत्त हो गए तो जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर रूल लगा तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया एडवाइज़र टू गवर्नर बनने के लिए, और नवंबर 2018 में। फिर उसके बाद में यूनियन टेरिटरी बनी और उसके बाद में 5 अगस्त को तो फिर मैं दोबारा अपॉइंट किया हमें एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जी। अब जब 30 अक्टूबर को ये हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की इलेक्शन की बात, पंचायत इलेक्शन तो पहले भी जम्मू कश्मीर में होती रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स पहली बार बनाई गई हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन करवाना है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत है सभी देशों में, और इंडिया में भी। जैसे आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है और असेंबली की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, एक ऑटोनमस बॉडी है और उसमें कोई दखलंदाजी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ताकि एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। सर, हम SEC के बारे में और बात करेंगे, और जो आपका ये तवील सफ़र रहा है जिसमें आपने बहुत अहम पोजीशंस पे गवर्नमेंट को सर्व किया है, इसके बारे में भी और बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम एक वक्फे के लिए रुकें, वक्फे के उस पार प्रोग्राम का बाकी सिलसिला। मेरे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पे। DDC इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, ताकि हम सब मिलके बढ़ें अमन, तामीर, तरक्की और खुशहाली की ओर। आइए फिर से बनाएं जम्मू व कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर। सच्ची सियासत, अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी। नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में, और हम सिलसिले कलाम जारी रखते हैं अपने आज के खसूसी मेहमान जो कि हैं KK शर्मा साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है J&K यूनियन टेरिटरी के। सर, पीपल अक्रॉस द नेशन या अक्रॉस द ग्लोब, इवन इफ आई से, कि आपको जानते हैं एज अ वर्सेटाइल लीडर, एज समबडी हु हैज़ ऑलवेज टेकन अ लीड in initiatives, because there are a lot of policies which I have also personally read आपके बारे में। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर आपसे कि किसी भी इंसान को कामयाब बनने के लिए या ज़िंदगी में किसी आला मकाम तक पहुँचने के लिए असातिज़ा कराम का बहुत अहम रोल होता है, उनके टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है उनकी ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से टीचर्स रहे हैं, उन यादों में से कुछ यादें जो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शेयर कीजिए। ये अक्सर बात उठ जाती है। हमारे जो विलेज प्राइमरी स्कूल है उसकी टीचर हैं, अभी भी हुए हैं, जम्मू में रहती हैं, गीता गुप्ता उनका नाम है। तो ये पहली बार इनकी पढ़ाई, उनकी अपनी पढ़ाई भी कहीं शिमला में हुई जी। और जब हम अभी फर्स्ट क्लास में थे तो इनकी पोस्टिंग हमारे गांव में हो गई, एक छोटे से गांव में। तो इन्होंने एक अच्छी इनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो उन्होंने एक अच्छा माहौल 1st से 5th तक ही स्टार्ट कर दिया स्कूल में। मुझे याद है कि पहली बार इन्होंने हर एक सैटरडे को हमारी एक एक्स्ट्रा करिकुलम की क्लास होती थी जिसमें हर एक बच्चा तैयारी करता था, कोई कविता, कोई स्किट, और फिर उसका पूरा लिखा जाता था कि अगले सैटरडे को कौन करेगा। तो तभी से मुझे उसका उन्होंने कुछ एक किस्म से लीडर सा बनाना शुरू कर दिया। तो जब हम 5th में निकले प्राइमरी स्कूल से तो तब ऑलरेडी हम छोटे मोटे कोई प्ले एक्ट कर रहे थे, कुछ कविताएँ बता रहे थे। तो जब हाई स्कूल में गए तो वहाँ तो दूसरे बच्चे भी आए सभी गाँव से, लेकिन मैंने अपने आप ही ये बताना शुरू कर दिया स्कूल में कि जैसे मुझे मालूम है कि कैसे कोई 15 अगस्त का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना है, 26 जनवरी का, तो फिर वो टीचर्स भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म की बात रही 10th क्लास तक। बाकी तो बिलावर में काफ़ी टीचर हैं, अभी उनके साथ हमारा कांटेक्ट है, बट प्राइमरी स्कूल में इनका रहा। फिर बिलावर में तो और हैं, कुलदीप बसोत्रा है, शांति स्वरूप बसोत्रा है, ये सारे हाई स्कूल के टीचर थे, साइंस के टीचर थे, दर्शन, और इन सब ने हमें पढ़ाया। तो मैट्रिक में उस दिनों बड़ा था कि फर्स्ट डिवीज़न आनी चाहिए। आजकल तो बच्चे 95% और 99% नंबर लाते हैं। उन दिनों अगर आपके 60% से ऊपर आते थे तो काफ़ी अच्छा माना जाता था, अचीवमेंट मानी जाती थी।
and that was good also. Yeah. So then of course came to Jammu, and then lot of teachers बीच में काफ़ी रहे. बिल्कुल. और सर इन्हीं टीचर्स का रोल रहता है किसी भी इंसान की शख्सियत को तामीर करने में. और बचपन में ही ये पता चल जाता है कि वो टीचर्स में एक वो इंसाइट होती है, वो ढूंढ लेते हैं कि किस में कौन सा ट्रेट है, किस में लीडरशिप क्वालिटी है, किस में आर्ट की तरफ रुझान है, किस में साइंस की तरफ रुझान है. खैर आप जब इवेंचुअली फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो किन किन पोस्ट्स पे आपने काम किया, और उन सभी असाइनमेंट्स को जब भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाती थी तो किस नज़रिए के साथ, किस सोच के साथ करते थे? एक्चुअली चूँकि हम गांव में पैदा हुए और अपना स्टेट देखते थे जम्मू कश्मीर, तो हमेशा ये लगता था कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों की डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट. हाँ, तो पता नहीं अपने गांव से निकलने के लिए अपने आप को भी निकालना था वहाँ से, और ऐसे भी लगा कि लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए. तो हमने सुन रखा था कि ये डीसी जो होता है ये डेवलपमेंट करता है. तो उसके करते करते ही हम आईएएस में पहुँच गए. बाकी जो जॉब रहे मेरे, चूँकि मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री करी थी, तो मेरा काफ़ी ये भी इंटरेस्ट हो गया कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, हमारे शहर अच्छे बने और हाउसिंग लोगों के पास हो. बहुत बारी जब हम सभी गांव से शहर में जाते हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर हो या दिल्ली हो, तो हाउसिंग की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है. तो आईएएस में आने के बाद मुझे ये भी रहा कि अगर कोई हाउसिंग रिलेटेड असाइनमेंट्स हो तो वो मैं करूँगा. तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बड़ी संस्था है, तो वहाँ पर ये हाउसिंग बनाते हैं. तब इनका एक द्वारका सब्सिडी बन रहा था 10 लाख लोगों के लिए, तो उसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता था. तो मुझे लगा कि अगर मुझे लगा दें तो अच्छा रहेगा. हालांकि लोग बहुत ऐसे ओहदों पे जाना चाहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पावर होती है, कुछ आप किसी को ऑब्लाइज कर सकते हैं. मेरा हमेशा तवज्जो ये रही कि इसमें कुछ काम किया जाए. तो बाई चांस मुझे लगा दिया गया वहाँ पर कमिश्नर, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर. तो हमने बहुत उसकी वो लैंड डेवलपमेंट करी, कोऑपरेटिव हाउसिंग की. आज आपने सुना होगा द्वारका सब्सिडी जो डीडीए में है, ये काफ़ी एक अच्छी कॉलोनी तो उसको शहर है क्योंकि 10 लाख लोग उसमें रहते हैं, वो बनी. उसके बाद भी अर्बन डेवलपमेंट में रुचि रही मेरी, और फिर ये गोवा में रहा मैं पोस्टिंग में. उसके बाद यूनाइटेड नेशन में हमने सुन रखा था कि कभी कभी लोग जाते हैं और वहाँ भी काम करते हैं. तो ऐसा हुआ कि जब एक्स यूगोस्लाविया में कन्फ्लिक्ट था, तो कोसोवो करके एक जगह है, तो कोसोवो में ये 99 में यूएन के अंडर आ गया एडमिनिस्ट्रेशन में. तो उस समय हम पढ़ते थे मैगजीन्स में कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. तो कभी दिमाग में बार आया कि हो सकता है यहाँ पर यूएन कुछ काम करेगा. तो लेकिन यूएन में काफ़ी कम लोग जाते हैं क्योंकि हमारा मुल्क भी इतना बड़ा है, इतने सिविल सर्वेंट हैं, सबको जाने का मौका नहीं मिलता है. तो लेकिन वो ऐसा हुआ कि उन्होंने पूछा कि इंडिया को कि आप भेजेंगे यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स को, तो इंडिया ने हाँ कर दिया. हालांकि इंडिया की पॉलिसी उन दिनों ज़्यादा यूगोस्लाविया के साथ, सर्बिया के साथ अलाइन थी, और कोसोवो ज़्यादा नाटो लेड एक्शन था वहाँ पर. तो काफ़ी अमेरिकन और यूरोपियंस थे. लेकिन जब उन्होंने पूछा इंडिया को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, उन्होंने कहा कि हाँ हम इंडिया से सिविल सर्वेंट्स को भेजेंगे. तो मैंने भी अपना नाम दिया. तो मैं फ़्रेंच भी बोलता हूँ क्योंकि उसके पहले मैंने 93-94 में फ्रांस में ट्रेनिंग करी हुई है 1 साल के लिए. एक डिप्लोमा लिया हुआ है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. तो यूएन में जाने से कभी लैंग्वेज का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि वो इंग्लिश फ्रेंच काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. तो वहाँ पर भी जो काम था कोसोवो में, वो भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के था, सिटीज़ के ऊपर था. हमारा जो काडर है यूनियन टेरिटरीज़, ये भी ज़्यादा शहरों के बीच में है क्योंकि यूटीज़ छोटी छोटी हैं. हालांकि अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में भी यूनियन टेरिटरीज़ के ऑफिसर ही जाते हैं. तो वो थोड़े रूरल एरिया हैं. अरुणाचल जैसे एक बहुत बड़ी स्टेट है, ट्राइबल, वहाँ की सारी 100% पॉपुलेशन वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासीफाइड है. तो लास्ट में जो पोस्टिंग्स रही हैं एजुकेशन में, ये हमारी काफ़ी रुचि थी. हमारे बच्चे भी कहते थे कि आपको एजुकेशन करनी चाहिए क्योंकि इट्स एजुकेशन विच कैन ट्रांसफॉर्म द होल सोसाइटी, होल नेशन. तो हमने एजुकेशन में थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि भारत सरकार मुझे एजुकेशन का सेक्रेटरी बनाएगी क्योंकि वो कभी कभी देखते हैं कि आपने स्कूल एजुकेशन में क्या काम किया है. तो मैंने एज ए चीफ सेक्रेटरी किया था, एज ए डीसी किया था, लेकिन स्पेसिफिकली कि 4 साल एजुकेशन में ही काम किया है वो नहीं किया था. ऐसा नहीं. लेकिन जब वो भारत सरकार की पोस्टिंग आई, सो आई वाज सरप्राइज्ड माई सेल्फ. आई वाज पोस्टेड एज सेक्रेटरी हायर एजुकेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बहुत बड़ी पोस्ट भी होती है क्योंकि सारे ये IITs हैं, यूनिवर्सिटीज़ 800 हैं हमारे देश में, 800 से ज़्यादा. तो शुरू में लगा कि ये हम इसको कैसे करेंगे. हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक पॉलिसी जब लगाती है तो उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए ओवरलैप करवाया. जैसे आप सेक्रेटरी हैं तो मुझे बना दिया सेक्रेटरी, लेकिन मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी. तो 3 महीने हमने मिलकर काम किया. तो तब तक मैं काफ़ी IITs में जाके, IIMs में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, हमारे देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में जो टैगोर ने बनाई थी. फिर ये जो हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री है ये बहुत इंटरेस्टिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की.
औरोविल का नाम सुना होगा आपने। वहाँ का जो औरोविल है वो भी एक एक्ट के अंडर है, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी मिनिस्ट्री के साथ है। तो एज ए सेक्रेटरी मैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था। फिर जब यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से डील करती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन फॉर साइंस कल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़, इसकी भी जब मीटिंग्स होती हैं हर एक साल पेरिस में, तो उसमें अगेन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जाते हैं। तो उसकी मीटिंग में मैं गया। तो इस 1-1.5 साल में हायर एजुकेशन और इंडिया की हायर एजुकेशन को हम कैसे ले जा सकते हैं ताकि ये वर्ल्ड क्लास बने, इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। जैसे अभी कोई अगर टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वो अमेरिका की होंगी, यूरोप की होंगी, अब चाइना की आने लगी हैं, जापान की हैं। तो इंडिया की यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 100 में नहीं है। हमारी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर है। अब क्या करना चाहिए इंडिया में जिससे हमारी यूनिवर्सिटी ऊपर जाएं? तो ये पॉलिसी, जब मैं था वहाँ पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, तो हमने पॉलिसी बनाई और ये पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी जो हैं उनको उनसे एप्लीकेशन इनवाइट करी गई हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 करोड़ रुपया दे रही है और प्राइवेट सेक्टर में ये कहा गया कि आप आएँ, नई यूनिवर्सिटी बनाएं और आपको हम पूरी फ्रीडम देंगे फैकल्टी बाहर से हायर करने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाने के लिए, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर रखने के लिए। जी, और उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान उनसे मांगा गया। तो इसमें अभी 5-7 यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दे दी गई है और वो अपने कैंपस सेटअप कर रही हैं। तो उम्मीद है कि 5 साल, ये 2000 इनको मिली है परमिशन 19 में, तो 23-24 में ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ऊपर पहुंचेंगी। तो इस तरीके की हमारी कहानी रही है, एजुकेशन से जुड़ी हुई है, और एजुकेशन टचेज एवरीबॉडी। और अब मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में था तो काफ़ी डिफरेंट चार्जेस रहे, लेकिन अभी लास्ट जो मेरी असाइनमेंट थी एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसमें एजुकेशन का चार्ज भी मेरे पास में था। तो ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे जम्मू कश्मीर के सारी एजुकेशन कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने के लिए, कश्मीर के कॉलेजेस से, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तो इस सब में हम काफ़ी रुचि ले रहे थे पिछले 1 साल से। और फिर ये नेक्स्ट चैलेंज आया है स्टेट इलेक्शन कमीशन वाला। बिल्कुल, एजुकेशन का जो हमारा सेक्टर है, जो यहाँ की सूरत हाल है, आपने कहा कि यू हैव इंटरेक्टेड विद डिग्नेटरीज एंड पीपल पर्टेनिंग टू एजुकेशन, तो क्या सिनेरियो है यहाँ पर एजुकेशन का और उसको, इसके मयार को कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का देखा जाए ओवरऑल तो दिस गुड न्यूज़, क्वाइट अ बिट ऑफ गुड न्यूज़, क्योंकि एक एजुकेशन को देखने के लिए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का कंसेप्ट है हायर एजुकेशन में। और उसमें ये है कि मान लिया 12th के बाद कितने बच्चे पास होते हैं, तो कितने बच्चे उसमें से हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, और जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उसमें लड़कियां कितनी जा रही हैं। मान लिया लड़कियां कम जा रही हैं तो इसका मतलब वो सोसाइटी में अभी और प्रोग्रेस होने की ज़रूरत है। हमारे देश की, इंडिया की जो ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो कोई 26-27% है। इसका मतलब अगर 100 बच्चे 12th से निकलते हैं तो वो 27-26 उसमें से जाते हैं हायर एजुकेशन में। जम्मू कश्मीर में जब मैं आया तो आई वाज सरप्राइज टू फाइंड आउट कि हमारी परसेंटेज ऑलरेडी 29-30 के ऊपर है। तो हालांकि दूसरे एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पर हम बाकी स्टेट से या बाकी टेरिटरी से पीछे हैं, लेकिन एजुकेशन में, और फिर देन इट बिकम्स ऑब्वियस बिकॉज कश्मीर यहाँ पर बहुत शौक है सबको एजुकेशन का, जम्मू आल्सो पीपल आर ट्राइंग जा रहा है। और जो विमेन की रेशो है वो इनफेक्ट ज़्यादा है, 50-50 तो है ही है, और कहीं कहीं पर 1-2% ज़्यादा भी है। एक जो हायर एजुकेशन का सिनारियो बनता है उस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये है, और कश्मीर में पर्टिकुलरली कि लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स वांटिंग टू गो टू हायर एजुकेशन। तो हमारे पास बेस है, अब इसको आगे बढ़ाना है और इसकी क्वालिटी को आगे करना है। स्कूल एजुकेशन में हमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था ये सारे देश में जब इम्प्लीमेंट हो गया तो जम्मू कश्मीर में इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एक समय में जम्मू कश्मीर की एजुकेशन बहुत अच्छी थी, इन द सेंस दैट हमारी जो पहले लीडरशिप रही हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जो स्टेट के बड़े लीडर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एजुकेशन की स्टार्ट करी है, प्राइमरी एजुकेशन की 50s में, 60s में, 70s में। लेकिन किसी भी चीज़ में चेंजेस होती रहती हैं, ग्लोबल चेंजेस होती रहती हैं। तो जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके कारण से 1-2 नुकसान हुए हैं हमको। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये कंपलसरी है कि सभी टीचर्स ट्रेंड होंगे, स्कूल जो होगा वो घर से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, ताकि हर एक बच्चा 8th क्लास तक कंपलसरी एजुकेशन रिसीव कर सके। अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में ये एक्ट, चूँकि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गई है जम्मू कश्मीर में, तो एक्ट पूरे तरीके से ये आ गया है फोर्स में,
और पूरे टीचर्स का हमने मुआयना किया है कि जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टीचर हैं, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशो इज़ वेरी हेल्दी इन JNK, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अब उनकी ट्रेनिंग NCERT से मिल के करवाई जा रही है। इन द मीन टाइम चूँकि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ही टीचर बनते हैं, वो सब काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एजुकेशन में, तो बहुत सारे टीचर्स जिनकी ट्रेनिंग नहीं थी उन्होंने अपने आप भी डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए इग्नो के ज़रिए तालीम ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, और हम चाहते हैं कि ऐसी और पॉलिसीज़, ऐसे और इनिशिएटिव्स लिए जाएं कि जिससे यहाँ का जो तालीमी मयार है वो और ऊपर उठे और यहाँ पे हर किसी को एजुकेशन की रसाई हो, एक्सेसिबल बना सकें हम एजुकेशन को। खैर, अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे DDC पोल्स के हवाले से और किस तरह से आपने इन पोल्स को तरतीब दिया, लेकिन उससे पहले आप ही की तरफ से एक पैगाम जो है हम वो नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन रुकते हैं इस छोटे से पैगाम के लिए, उसके बाद अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं केवल कुमार शर्मा साहब से। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। खैर, इनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, DDC पोल्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक सर विद योर परमिशन हम हेडलाइंस अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे और तब तक आप नमकीन चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, जो हमारे रिवायती वो मेहमान नवाजी का तरीका है। कश्मीर ये नून चाय और ये रोटी, और बड़ी शौक़ से मैंने देखा आप ये चाय पी रहे हैं, यू लाइक इट। नाज़रीन, अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। पहला उर्दू अखबार से ये खबर, पुलवामा में 4 मुलाजमीन को मुअत्तल किए जाने के अहकामात जारी, इंतखाबी अमल में खलल डालने का इल्ज़ाम, इंक्वायरी के लिए ऑफिसर मुकर्रर। जी, और मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है जिससे 2 खबरें हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। गुरुपुरब सेलिब्रेटेड विद फर्वर इन कश्मीर, और इसी अखबार में एक और सुर्खी शाया हुई है, कश्मीर वैली गेट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंटली during wet season due to blockade of highway, hence people urge concerned authorities to keep it hassle free। जी नाज़रीन, मेरे पास एक और उर्दू रोज़नामा और इसमें से ये खबर, बानिहाल बारामूला रेल सर्विस बहाल करने के लिए तैयार, जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार, सीनियर ऑफिसर महकमे रेलवे। जी, और मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है जिसमें ये खबर शाया हुई है कि एड्स का आलमी दिन, जम्मू कश्मीर में एड्स के 120 नए मरीज़, 500 मरीज़ों की घर दवाई पहुंचाई गई। जी नाज़रीन, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और कोविड के हवाले से 2 खबरें इसमें शाया हुई हैं। नोवल कोरोना वायरस में एंटर ब्रेन वाया नोज़, स्टडी सेज। एक और ख़बर इसी अखबार से, PM नरेंद्र मोदी होल्ड्स वर्चुअल मीट विद टीम्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग कोविड वैक्सीन। जी, और कोविड की बात हुई, यहाँ आपको कोविड अपडेट भी दिए जाते हैं। कल दिन भर में जम्मू कश्मीर से 370 नए केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 189 कश्मीर से हैं एंड 181 जो हैं वो जम्मू से हैं, और टोल जो है कश्मीर में वो पहुंच चुका है 65,835 को, और जम्मू में जो टोल है टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस का, दैट्स 65,827, जबकि रिकवरी रेट कश्मीर में जो है दैट्स 61,818, और वहीं जम्मू की बात की जाए तो रिकवर्ड पेशेंट्स 41,264 हैं, और एक्टिव केसेस 2,370 जम्मू में हैं, और कश्मीर में एक्टिव केसेस 2,800 हैं। जी नाज़रीन, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें से ये खबर DDC पोल्स के ही हवाले से, DDC पोल्स विल एम्पावर ग्रास रूट लीडर्स टू टेक ओन डिसीजंस। जी, और एक उर्दू रोज़नामे से 2 खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। 31 दिसंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने के अहकाम, जम्मू कश्मीर 2 ऑरेंज जोनों में तकसीम,
और खुश्क मौसम और सर्दी की लहर जारी, रवां सरमा ज़्यादा ही शिद्दत का होगा। जी नाज़रीन, ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ। हम बात कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर केवल कुमार शर्मा साहब से। सर, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे, जो आपकी असाइनमेंट्स रही उसके बारे में भी बात की, लेकिन अभी जो हमारा मौजू रहेगा अब प्रोग्राम में वो डीडीसी पोल्स रहेंगे। तो हमें बताएं, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कायम किया गया है यहाँ पर, और जो ये पहली बार डीडीसी इलेक्शंस को तरतीब देना, इसमें क्या आपकी कंसिडरेशंस रहीं, क्या तरजीहात रहीं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को इनकरेज किया जाए तो वोट करें? जैसी हमने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी थी, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया इंडिया में 73rd और 74th अमेंडमेंट, उसमें ये कहा गया कि लोकल बॉडी जो हैं इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। तो अभी सिर्फ स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरी लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट रही हैं, दो गवर्नमेंट्स। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं मरकज़ी सरकार, और दूसरी बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। ये दोनों सरकारें कानून भी बनाती हैं, क्योंकि हम एक फेडरल कंट्री हैं। लेकिन उसके बाद में सिर्फ विलेज पंचायत होती है, तो बीच में इतना बड़ा मुल्क, कितने लोग, उनको सबको भागना पड़ता है स्टेट हेडक्वार्टर में, और उसमें दे आर फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल्स, तो लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नीड्स जो हैं वो नीचे की होती हैं। वहाँ एक वॉइड रह जाता है जिसको इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया। ये इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में जिला पंचायत, जिला परिषद, इसको डिफरेंट नाम से जाना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं थी ये, पहली बार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट में ये इनकी इलेक्शंस करने के लिए जब डिस्ट्रिक्ट बॉडीज आएंगी तो एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस कमीशन रहेगा, उसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जम्मू कश्मीर में यहाँ के पंचायत राज एक्ट को अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहा गया, और उसकी अभी इलेक्शन करनी है। तो इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी निर्मित करना, उसको बनाना भी लाजमी हो गया। तो इसलिए ये पहला स्टेट इलेक्शन कमीशन बना, और मुझे इसका पहला स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया 30 अक्टूबर को। और चूंकि ये इलेक्शन की तैयारियां चल रही थी, इन द मीन टाइम एक्ट अमेंड हुआ, क्योंकि सारा ये एक्ट में एक ज़िले में कितनी मेंबर्स होंगे इसके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, ये सब काम पिछले 2-3 महीने में हुआ है। तो अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर में। तो हर एक ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी। सो इट्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में 14 मेंबर होंगे, चाहे ज़िला छोटा है चाहे ज़िला बड़ा है, लेकिन ये रूरल एरियाज़ के लिए है। सो मान लेते हैं अब श्रीनगर है, तो श्रीनगर की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको छोड़ के जो बाकी गांव का एरिया है, हदूद से परे जो इलाके हैं, श्रीनगर में तो रूरल एरिया कम है, लेकिन जैसे अभी जम्मू डिस्ट्रिक्ट है तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया भी बहुत ज़्यादा है, जम्मू सिटी के आगे पीछे छोड़ के। लेकिन बड़गांव, गांदरबल, शोपियाँ, इसमें तो रूरल एरिया सब में बहुत काफ़ी मतलब ज़्यादा तो रूरल एरिया ही हैं, क्योंकि टाउन छोटे हैं। तो हर एक ज़िले में 14 ये इसके मेंबर होंगे, और ये 14 मेंबर डायरेक्टली चुने जाएंगे। अभी डायरेक्टली चुनने के लिए तो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, तो 280 मेंबर ये चुने जाएंगे, हर एक ज़िले के लिए 14। तो ये इलेक्शन करने के लिए चूँकि स्टेट बड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी इसमें ध्यान रखना है, तो जो प्लानिंग करी गई वो ये करी गई कि हम इसको 8 फेजेस में पोलिंग करेंगे रादर देन एक ही दिन में, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरे पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉय किए जा सके। तो जैसा आपने कहा भी थोड़ी देर पहले कि फ़ेज़ 1 ऑलरेडी हो गया है, उसमें हमारे 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हुई थी, और आज फ़ेज़ 2 है। तो आपके यहाँ आने से पहले मैं देख रहा था कुछ हमारे पास जो मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप में, पोलिंग 7 बजे शुरू हुई। तो पहले कुछ लोगों का था कि बहुत सर्दी है, ठंड है, लेकिन 7:05 पे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फर्स्ट वोट्स पड़ चुके हैं कुछ पोलिंग स्टेशन में। और अच्छी बात है, क्योंकि आज ये पोलिंग इस समय बढ़नी चाहिए। तो मैं आपके मीडियम से भी सभी लोग जो सुन रहे हैं और जिन जिन की कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज इलेक्शन हो रही हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप का वोट बहुत कीमती है, आप अपने घरों से कृपया निकलें और अपना वोट ज़रूर डालें। इस बार जम्मू कश्मीर में सभी लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आया है वोटिंग करने के लिए। 52% वोटिंग फ़ेज़ 1 में हुई, और आज फ़ेज़ 2 है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पिछले फ़ेज़ से भी ज़्यादा होगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सारे सुनने वालों को कहें कि अपना वोट डालें आज ज़रूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जी ज़रूर। इनफैक्ट सर, राइट टू वोट जो है एक मैटर ऑफ चॉइस है, और एक बहुत ही अहम राइट है, जो भी एक, जैसे आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसमें राइट टू वोट एक बहुत अहम चीज़ होती है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, डीडीसी इलेक्शंस जो हैं
एक तरह से ये एक डिसेंट्रलाइजेशन की स्ट्रेटजी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी भी जो थी वो ये थी कि हमारे गाँव में या शहरों में अलग अपने ये होने चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नेंस बॉडीज़ होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि डीडीसी कितना सक्सेसफुल रह सकता है गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाने में, या फिर डिस्ट्रिक्ट को जो है ओवरऑल डेवलप करने में, गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने में इसका क्या रोल हो सकता है इन इलेक्शन? मैं पर्सनल रूप से और बोथ एज एन ऑफिशियल सीनियर फंक्शनरी, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हो गए हैं, हमेशा बिलीव किया है कि पावर लोगों को मिले तो लोग अपने काम अच्छे करवा पाएंगे। कभी कभी लोग विश्वास करते हैं कि बड़ा अच्छा डीसी है, बड़ा अच्छा अफसर है तो वैसा ऑफिसर चाहिए, लेकिन ये बात सुनते सुनते 10 साल, 40 साल, 50 साल हो गए। जब ब्रिटिश पावर नहीं छोड़ रहे थे तब वो कहते थे कि नहीं इंडिया में पावर नहीं चला पाएंगे। अब जब ब्यूरोक्रेसी के पास पावर होती है तो हम कहते हैं कि नहीं हम अच्छा कर सकते हैं, ये चुने हुए लीडर्स जो हैं, कभी एजुकेशन नहीं होगी, ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां में वहाँ के चुने हुए 14 लोग हैं और वहाँ की स्कूल उनके अंडर में है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम उनके अंडर में है, रूरल एरियाज़ की कुछ सड़कें उनके अंडर में है, तो लोग उनके पास जाएंगे, वो 14 लोग उनको आसानी से मिल जाएंगे। वहाँ का जो चुना हुआ उनका 14 में से एक प्रेसिडेंट होगा या चेयरमैन होगा, वो उसको अप्रोच करेंगे। अभी सब लोगों को श्रीनगर में आना पड़ता है, फिर कैपिटल जम्मू जाती है तो जम्मू जाना पड़ता है। तो ग्लोबली सभी कंट्रीज़ ने जो बिलीव करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, जहाँ जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूरोप में कुछ छोटे छोटे कंट्री भी हैं, जैसे लग्जमबर्ग है, डेनमार्क है, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो अगर वहाँ पर थोड़ी कम डिसेंट्रलाइजेशन हो तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है। इंडिया जैसे मुल्क में जिसका जोग्राफिकल एरिया, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम, हालांकि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1 करोड़ और कुछ है, उस तरीके से कम है, लेकिन जो एरिया है हमारा वो बहुत बड़ा है, वास्ट है। हाँ, और पॉपुलेशन कम है इंडियन स्टैंडर्ड से, लेकिन आप इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन कोई 5-7 कंट्री जो छोटे छोटे हैं उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। सही। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जब बन जाएंगी तो जो अभी बजट है सरकार का, जैसे आप पूछ रही थी, अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उसको स्पेंड करते हैं। अब ये सारे जब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी तो 3 चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी लोगों को। इसको जब भी ये बात होती है तो 3 F's की बात होती है, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। तो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट से जो अभी बजट है हमारा, वो बजट जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, फंक्शनरीज ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उनको फंक्शंस ट्रांसफ़र होंगे। अभी जहाँ जहाँ पंचायत बनी है गांव के लेवल के ऊपर जम्मू कश्मीर में, पंचायतें तो पहले भी थी लेकिन 2018 में इलेक्शन हुई, तो मैं भी देखता हूँ कि जिन इलाकों में सरपंच हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, और जब हमारी पब्लिक का, जब मैं पहले गवर्नमेंट का पार्ट था तो पब्लिक हियरिंग में जब लोग आते थे तो हम उनको ये पूछते थे कि वो अच्छा सरपंच कौन है, उसका क्या व्यू है इसमें। उससे पता चल जाता है कि गांव के लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है वो क्या है, जो सब लोगों का एक क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक हायर बॉडी है, इसमें स्टेट्स जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ पर इनका टोटल बजट जिसके ऊपर ये करते हैं, कहीं पर 1000 करोड़ का है, कहीं पर 800 करोड़ का है। तो इस किस्म का जो फंड्स है उसकी ओवरसाइट और एक मोस्ट डिज़र्विंग पॉपुलेशन को, मोस्ट डिज़र्विंग एरियाज़ में कौन से एरिया ज़्यादा बैकवर्ड हैं, वीमेन के क्या इशू हैं, ICDS का प्रोग्राम, प्राइमरी स्कूल, टीचिंग कम्युनिटी के ऊपर में देखना कि टीचर्स की क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, कि वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल करेंगी। तो इसकी लिस्ट है एक कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शंस की, या फिर जो और प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं इस मामले में जो जो फंक्शन उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, वो सारे फंक्शन जब मैं गवर्नमेंट में था तो उस समय ये चर्चाएं होती थी कि सारी हमारी जो JNK की गवर्नमेंट है ये ट्रांसफ़र करेगी, इसलिए ये इलेक्शंस हो रहे हैं। जी सर, इलेक्शंस की बात हमने की, लेकिन जो आपने कहा कि ये पहली बार हो रहे हैं, तो जिन वोटर्स से आप ये कह रहे हैं कि आप वोट डालने जाइए, उनकी अवेयरनेस की क्या लेवल है? मतलब डू दे नो व्हाट दे आर वोटिंग फॉर? ये जो कल को उनका रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इस पे क्या जिम्मेदारियां फिर होंगी, उनके बारे में उनको अवेयरनेस है? और उस अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए आपने क्या किया? एक्चुअली ये जहाँ तक स्टेट इलेक्शन कमीशन का सवाल है, तो हमारा मैंडेट तो इलेक्शन को कंडक्ट करना है, लेकिन चूंकि ये पहली बार बन रहा था और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन हो रही थी, तो लोगों तक ये पैगाम और मैसेज जल्दी पहुंचाने के लिए कि इसमें वोट डालना इम्पॉर्टेंट है और ये काउंसिल भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है,
हमने अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी पब्लिसिटी जारी करी है पिछले 2-3 हफ्तों में, क्योंकि हमें तो टाइम 31-30 अक्टूबर को हमने टेक ओवर किया है। लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे श्रीनगर शहर में काफ़ी होर्डिंग हमने लगाई हैं। हालांकि शहर अर्बन एरिया है, लेकिन उसका ये है क्योंकि सभी लोग गांव से शहर में आते हैं, वो देखेंगे कि नई होर्डिंग ये क्या है, आपने देखा होगा लगी हुई है होर्डिंग। और इसी तरीके से ये होर्डिंग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने हर एक डिप्टी कमिश्नर को भी एक बजट दिया है, स्वीप एक्टिविटी से हम उसको कहते हैं, वोटर की अवेयरनेस करवाने के लिए। आपकी बात ठीक है कि पब्लिक को और जानने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अभी भी थोड़ा बता दूँ पब्लिक को, और आप भी सुन रहे हैं इसको, कि जैसे पंचायत के लिए और म्यूनसिपल काउंसिल्स के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी कुछ समय पहले और नए फंक्शंस ट्रांसफ़र करे हैं। आपने सुना होगा 10-15 दिन की जो खबरें हैं पिछले दिनों की, उसमें स्कूल फॉर एग्जांपल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो डेडिकेटेड प्राइमरी स्कूल हैं, डेडिकेटेड मतलब जिसमें हाई स्कूल नहीं जुड़ा हुआ है 8th तक के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। अब इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेंगी उसमें भी स्कूलिंग जो होगी, अभी तक तो सिंगल लाइन है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर इसको चलाते हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू चलाते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो बॉडीज़ होंगी ये ओवरसाइट करेंगी उनके ऊपर में। बिल्कुल सर। और इन व्यू ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड है इस वक्त, लोगों का घरों से निकलना, फिर कहीं गैदर होना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके बारे में किन चीज़ों का ख्याल रखा गया वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन चूंकि आज वर्ल्ड एड्स डे है तो अपने नाजरीन तक इसी ताल्लुक़ से एक पैगाम पहुंचाते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से और बातचीत करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाने जा रहे हैं। पूरे यूटी में मनाया जाएगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे ये मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भी जो हमारा ये कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, हमने वो SOPs को ध्यान में रखे, ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, स्मॉल प्रोग्राम्स होंगे, थ्रू आउट यूटी होगा। और हमने ज़्यादा फोकस इस साल सोशल मीडिया पे दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिया, और हमारा यही रहेगा जो इस साल का थीम है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, हम एक साथ मिलके एड्स को यहाँ से एड्स को इरेडिकेट करें, और इसके साथ साथ जो कोविड-19 है उसका भी दोनों में एक बात कॉमन है। कॉमन ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन करें तो ये दोनों बीमारियां नहीं लग सकती। और आज जो कोविड का है, कोविड में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फेस मास्क, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ें एज गुड एज वैक्सीनेशन है, क्योंकि अभी तक कोई डेफिनेट वैक्सीन नहीं आया है, अभी तक कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं आया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हर एक लेवल पे जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रखा है, बेस्ट ट्रीटमेंट रखा है। अब हमने एक सपोर्ट करना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमने खुद लेने हैं, ताकि हम दोनों इन HIV एड्स और कोविड-19 से बच के रहें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हमारे आज के मेहमान हैं के शर्मा साहब, और उनसे सिलसिले कलाम हम जारी रखते हैं। सर, कोविड जो ये इमरजेंसी है, कोविड पैंडमिक जो है, इसने हर चीज़ को बहुत ही मुश्किल बना दिया है। काफ़ी सारे चैलेंजेस है पब्लिक गैदरिंग में, और इलेक्शंस का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है, जो वोटिंग पैटर्न जो होता है, इसमें पब्लिक गैदरिंग होती ही होती है। तो हमने फर्स्ट फेज़ में देखा कि उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाई चीज़ें, जो पब्लिक गैदरिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो पाई, मास्क नहीं पहने थे, बिल्कुल, तो किसी भी हाइजीन का या कोई भी SOP जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाया। अब जो सेकंड फेज़ है उसमें जो पिछली कोताहियां हैं उनको किस तरह से जो है ओवरकम किया जाएगा, और क्या इंतजामात हैं आपकी जानिब से कोविड के चलते? नहीं, ये आपने कंसर्न ठीक दिखाया है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो पोलिंग स्टेशन के अंदर का एरिया है, जहाँ पर क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में पोलिंग पार्टीज बैठी हुई हैं और वोटर अंदर जाता है, तो वो एक एटमॉस्फेयर को डील करना है। और दूसरा जो बाहर कतार वाला है उसको डील करना है, जमा हो सकती है। हाँ, तो कतार में हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन ये थी कि जहाँ जहाँ कतार लगी हुई है वहाँ पर 6 फुट का फैसला रखें, जो जनरल गाइडलाइन कोविड की है। इलेक्शन के लिए हमने कोविड गाइडलाइंस इशू करी हुई हैं डिटेल में, उसमें कहीं कहीं देखा गया कि वो लोग 6 फुट का फैसला नहीं रख रहे थे। इस बार हमने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को पिछले 3 दिनों में ये हिदायत दी है कि इसके ऊपर और एम्फेसाइज करके लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए।
जो अंदर जो इनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर है और जहाँ ज़्यादा रिस्क भी है क्योंकि सेम हवा एनक्लोज्ड स्पेस है, वेंटिलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर सारी पोलिंग पार्टी जो हैं उनको N95 मास्क दिए हुए हैं। ओके। और कोई वोटर बिना मास्क के अंदर नहीं जाता है। बाहर आपने जरूर देखा होगा कुछ इमेजेस में कि वोटर्स ने मास्क नहीं पहना हुआ है, लेकिन हमने कुछ 100-150 सर्जिकल मास्क जो हैं इस किस्म के ये सारे दिए हुए हैं उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। तो अगर आप चले गए, पहले तो आपसे ये कहा गया कि आप जब घर से निकले तो हम अपना मास्क पहन के निकलें। तो ये हमने फिर अपील करी है। मैं भी काफ़ी पिछले दिनों में मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जनरली हम इतना नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि ये एक कंट्रीब्यूशन रहेगी एक एक्टिविटी को करने के लिए, तो इस मोर एज ए टूल एंड एज ए रिसोर्स। तो हम पर्सनल रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ग्रेटफुल भी हैं, आपके भी, कि आप हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो उससे ये एक मीडियम मिले जा रहा है, क्योंकि हमारे काम को ऑटोमेटिकली उसको आसान करने का हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि हम आपके जरिए ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं वोटर्स के पास में। तो जो सर्जिकल मास्क वोटर घर से नहीं लेके जाता है, भूल जाता है किसी कारण से, उसके लिए वो सर्जिकल मास्क उसको पोलिंग स्टेशन के अंदर दे दिया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर सभी जगह में मैंने खुद ऑर्डर किया इसका असेसमेंट करके कि 10 लीटर तक जो है वो आप सैनिटाइज़र रखेंगे वहाँ पर, ताकि अंदर आप हाथ साफ करके जाएंगे। गर्म पानी का इंतज़ाम, साबुन का इंतज़ाम, और हर एक पोलिंग स्टेशन पे स्कैनिंग है टेम्परेचर की, थर्मो स्कैनर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से पूरा कंट्रोल है। तो चूँकि रिस्क ज़्यादा अंदर है, बाहर के लिए अभी हमने एक जनरल मैसेज दिया है, वी विल बी इन्फोर्सिंग इट मोर स्ट्रिक्टली। और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके नोडल ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस काम करने के लिए। सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो CMOs हैं 20 डिस्ट्रिक्ट के, वो उनके साथ परसों हमारी मीटिंग हुई है और उनको फिर ये कहा गया है कि ये इसको और स्प्रेड करें। और मैं आपके मीडियम के जरिए एक बार फिर जो आज वोटर जा रहे हैं, जो अभी घर से नहीं निकले हैं, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किस्म का मास्क या आपका कपड़े का बना हुआ मास्क आप पहन के जाएं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये 99% कोविड को दूर करने के लिए मदद करता है। तो मेरी आपसे, क्योंकि हर एक वोटर को आज 7 लाख वोटर जम्मू कश्मीर में वोट डालेंगे, 7 लाख एलिजिबल हैं वोटर। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से 7 लाख मास्क देने होंगे तो हमारा काम बढ़ जाता है। हमें इसमें भी फोकस करना है इस समय कि इलेक्शन ठीक हो, इलेक्शन की मशीन पहुंचे, बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स, सभी शहरीगण, सभी वोटर्स बहुत पढ़े लिखे हैं। आप किसी कारण से पिछली बार भूल गए होंगे, तो जो आज की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 25 कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 18 जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आज वोटिंग में जा रही हैं। मैं इन सबको एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मास्क घर से पहन के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जब लाइन लगी हुई है। बिल्कुल सर। और हम यहाँ प्रोग्राम में भी बार बार ये लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहे आप घर से किसी भी वजह से निकलें, मास्क पहन के निकलें, ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त। सर, DDC इलेक्शंस में आप देख रहे हैं इस वक्त कोविड में कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में हैं, जो अभी इन्फेक्टेड हैं इस बीमारी से, या फिर कुछ होम आइसोलेशन में हैं, या फिर कुछ स्पेशली एबल्ड लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज्ड हैं, जो नहीं आ सकते हैं चल के पोलिंग मराकज़ तक। तो उनके लिए क्या चीज़ें, क्या प्रोविजंस आपने रखे? इस बार जो पोलिंग के इंतज़ाम किए हैं, आपने एकदम वही कैटेगरी मेंशन करी हैं जिनके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं इस बार। तो ये चूँकि इलेक्शन कोविड में हो रही है, तो एक आधी और स्टेट में भी इलेक्शन हुई कोविड में, बिहार में अभी चुनाव हुए हैं, राजस्थान में भी लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हुई। उनके एक्सपीरियंस को लेके हमने अपनी गाइडलाइंस इवॉल्व करी हैं। तो एक एब्सेंटी वोटर का कंसेप्ट बनाया है। एब्सेंटी वोटर वो है जिसको पोलिंग स्टेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 4-5 ही कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो लोग अस्पतालों में हैं कोविड पॉजिटिव होने के कारण, उनके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ और इलेक्शन डिपार्टमेंट DC ऑफिस का स्टाफ, क्योंकि हमें पता है, गवर्नमेंट को पता है कि कौन से हॉस्पिटल में कोविड के लोग हैं, ये भी एक पूरा डेटा है गवर्नमेंट डेटा है। तो उनके वोट वहाँ उनके पास जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ले रहे हैं कि आप अपना वोट डालना चाहते हैं पोस्टल बैलेट से। उनको फिर पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, RO दिलवाता है, और वहीं से उनका बैलेट जो है वो कलेक्ट करके रिटर्निंग ऑफिसर जिस कंस्टिट्यूंसी के हैं वहाँ जा रहा है। एक कैटेगरी होगी जो हॉस्पिटल्स में है, दूसरी कैटेगरी है उनकी जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो सिम्टोमेटिक है और अपने घर में है आइसोलेशन में, उनके लिए भी यही फैसिलिटी है। तो अगेन हेल्थ डिपार्टमेंट और के लोग उनसे टच में हैं। तीसरी, इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं 80 ईयर से ज़्यादा के, उनके वोट घर से डालने की फैसिलिटी है। सो चूंकि जो इलेक्शन ऑफिसर होता है उसके पास रोल होती है, तो उसको पता है रोल में एज लिखी होती है कि ये कौन लोग, तो वो लोग उनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर इस श्रेणी में लोग हैं 80 ईयर से ज़्यादा आपके घर में,
जब कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में या कोविड के कारण घर में आइसोलेशन में है, तो आपका जो लोकल बूथ ऑफिसर है वो आपसे खुद भी कांटेक्ट करेगा, लेकिन आप भी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना वोट भिजवा सकते हैं। और एक चौथी कैटेगरी है दिव्यांग भाइयों की, जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए भी वोट घर से डाला जा सकता है, इसी घर से ही वोट डाल सकते हैं। इससे फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी एक वो कुछ सेपरेट कैटेगरी है, बट क्योंकि वो कश्मीर में नहीं है, उनके वोट जो हैं वो भी कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। इसके लिए भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू करी थी, क्योंकि वो मान लिया कोई अनंतनाग से है, मटन से है, या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, तो लोगों को होता है कि मैं अपने इलाके में वोट डालूं, और वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं अपने इलाके में, तो उनके वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है। और दूसरी, हमने जम्मू में 2 स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनवाए हैं ऑन बिहाफ ऑफ डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कश्मीर में है। तो मान लिया आप मटन की वोटर हैं, तो मटन का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने अपना एक बॉक्स जम्मू में और एक बैलेट बॉक्स उधमपुर में रखा है। तो जो कश्मीरी माइग्रेंट, मैं कहना चाहूँगा, जो जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में हैं रजिस्टर्ड, वो अपना वोट जम्मू में गवर्नमेंट गांधीनगर विमेन कॉलेज में डाल सकते हैं। और इसकी जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो हमारे एडवर्टाइजमेंट में आया है। और जो माइग्रेंट्स उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो अपना वोट उधमपुर में डाल सकते हैं। इसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। ये फ़ेज़ 2, 3, 4 सभी 8 फेजेस तक चलेगा। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट इस बार हमने किए थे। बात चल रही थी एल्डरली की और कोविड रिलेटेड एबल्ड लोग जो हैं। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, इस बार डीडीसी इलेक्शंस में औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, काफ़ी सारी औरतें जो हैं वो आगे आई, तो उनके लिए क्योंकि रिजर्वेशन भी है, 33% रिजर्वेशन सीट्स हैं उनके लिए, तो इस हवाले से हम आपसे वजाहत से जानना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है औरतों का पावर में आना। और ये भी सर कि लॉट ऑफ वुमेन आर प्रॉक्सीज एज वेल, कि वो उनके हस्बैंड्स जो है दरअसल उन्हें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि वो उन्हें इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, लेकिन सारे काम वो करते हैं। तो आपकी ये मैसेज जो है, जो भी औरतें उठ रही हैं इलेक्शंस में, जब फेज़ 1 की पोलिंग हुई तो जब प्रेस और बाकी लोग फ़ोन करने लगे तो ये प्रश्न उठने लगा कि कितने विमेंस ने वोट किया है। तो पहले अंदर से लगने लगा, कभी, हालांकि हम इस सोसाइटी का पार्ट हैं, कि अगर कम होता है तो कभी लगता है कि कोई हमारे अंदर कमी है क्या। लेकिन जैसे आप जानती हैं, आप भी अभी आपने मेंशन किया, जेंडर स्टडीज से भी डील करती हैं, किसी भी सोसाइटी में और जम्मू कश्मीर में भी इंडिया की जो सोसाइटी है, विमेन के ऊपर और काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि वो जब ये इमेजेस भी देखी गई वोटर्स की, तो विमेन मेन एकदम बराबर ही लग रहे थे, यंग लोग भी बहुत लग रहे थे। तो बाद में हमने डेटा देखा तो देयर इज़ एडिक्वेट पार्टिसिपेशन, कहीं पर 50 है, कहीं 48% है, कहीं 49 है। तो विमेन अच्छे नंबर्स के ऊपर में बाहर जा रही हैं। चूँकि पहले हमारे जो प्रथा रही है, विमेन कम आई, ग्लोबल भी ये प्रॉब्लम रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। डिफरेंट सोसाइटीज़ अब डिफरेंट पॉइंट में एवोल्यूशन में पहुंच रही हैं। इनफैक्ट इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव है, जिसमें 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए रखी हुई है। ये बहुत कंट्रीज़ में नहीं है अभी भी। तो चाहे एक विमेन का आना ही, चाहे कुछ समय के लिए उसके घर वाला, उसका हस्बैंड हो या कोई और उसका फैमिली मेम्बर उसकी मदद कर रहा है, मेरे ख्याल में दैट इज़ बेटर देन नॉट हैविंग द वुमेन एट ऑल। और अब जब पढ़ी लिखी औरतें हैं तो दे विल नो, एवरी ह्यूमन बीइंग जो उनका माइंड है, इट वांट्स टू टेक चार्ज फॉर इट्स ओन फंक्शंस। सो हमारी जो बहनें हैं, जो औरतें हैं जम्मू कश्मीर की, वो ज़रूर अपना काम खुद करेंगी, मैं इसमें पूरा विश्वास करता हूँ। और वो डीडीसी काउंसिल की पार्टिसिपेट करेंगी। सर कुछ ही सेकंड हमारे पास हैं, बहुत सारी पहलुओं पे हमने बात की, लेकिन अगर हम कुछ ना पूछ पाए हों या कुछ किसी पहलू को ना उजागर कर पाए हों, तो कुछ एक मुख्तसर सा मैसेज क्या होगा इस वक्त? मैं ये कहूँगा कि बात हो रही थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस की, तो आज भी 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन है। और हर एक सिटीज़न को जम्मू कश्मीर में जो वोट डालने योग्य है, यंग वोटर हैं, आप ये जान लें कि आपका गांव जो है उसकी डीडीसी इलेक्शन कब है। दूसरा ये जान लें कि उसमें डीडीसी की इलेक्शन के साथ साथ आपके सरपंच की और पंच कॉन्स्टिट्यूंसी की भी इलेक्शन हो रही है क्या, क्योंकि बहुत जगह में वैकेंसीज़ हैं कश्मीर में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, सरपंच की और पंच की। तो ये इलेक्शन भी जैसे आज भी हो रही है फ़ेज़ 2 में, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और अगर आपके इलाके का सरपंच नहीं बना हुआ है तो उसकी इलेक्शन भी, अगर पंच नहीं है आपके इलाके में तो उसकी भी। तो अपनी तारीख जाने, आपका इलेक्टोरल रोल में नाम कहाँ है वो जाने, और तैयारी करें कि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th फेज़ में
मेरा भी नंबर फेजेस हैं उनमें वोट डालें। वोट बहुत बहुत डालें। शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। Thanks a आज lot, बहुत ही Thank you टफ so much. स्केड्यूल में से Thank आपने you so वक्त much. निकाला। इट वाज एन ऑनर होस्टिंग यू टुडे, थैंक यू वेरी मच। Thank you. नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज 1 घंटे हमारे साथ बने रहे। अगर प्रोग्राम का कुछ हिस्सा आप मिस कर गए हों तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जी। खैर आपसे गुजारिश यही रहेगी कि चाहे आप वोट डालने बाहर जाएं या किसी भी वजह से जाएं तो कोविड SOPs को फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए। आज दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। आदाब नाजरीन, खबरन मज तुहद खैर मकदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन मुल्क कन कमिलन यकीन दितुमुत नव ज़रई इस्लाहत तिहंद बेहतरी तो तरक्की बापत मुतारिफ करना आमद। रात उत्तर प्रदेश